नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको डिजीज एक्स से संबंधित कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा। टोटल हम 7 रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। मतलब कि अगर इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो इन फ्यूचर कोई पेंडेमिक फैलेगा डिजीज एक्स के नाम से, तो उनके सामने हम अच्छे से डटकर खड़े रह सकेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी डिजीज एक्स से रिलेटेड बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें डिजीज एक्स क्या है, पैथोजन एक्स क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, रिस्क फैक्टर्स जो हमने एनालिस्ट किए थे डिटेल में बात नहीं की थी, और अगर कोई ऐसा पेंडेमिक फैलता है तो फैलने से पहले हम किस प्रकार से उसे रोक सकेंगे उसके बारे में हमने बात की थी। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी प्रकार के जो डिजीज होते हैं उनके रिस्क फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार से कोविड-19 के समय पर कोरोना वायरस से रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स थे, उसी प्रकार से डिजीज एक्स से रिलेटेड भी पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। हालांकि WHO या फिर कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था ने अभी तक कोई रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात नहीं की है, लेकिन जो कोई भी ऐसा रोग होता है जो एयरबोर्न होता है, मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन से फैल सकता है, एक व्यक्ति में से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, उस प्रकार के जो भी डिजीज होते हैं जो शायद वायरस से फैलेंगे, बैक्टीरिया से फैलेंगे या फिर कोई फंगस से फैलेंगे, तो उससे रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसमें से कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसका अगर हम ध्यान रखते हैं तो इन फ्यूचर अगर कोई पेंडेमिक होता है तो हम उसके सामने अच्छे से डटकर खड़े रह सकेंगे, कम से कम नुकसान हो। तो इसी प्रकार से डिजीज एक्स से रिलेटेड 7 रिस्क फैक्टर्स के बारे में आज के वीडियो में हम 1 बाय 1 बात करेंगे। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है नो इम्यूनिटी। जिस प्रकार से कोविड-19 के समय पर कोरोना वायरस के सामने लड़ने के लिए हमारे पास इम्यूनिटी नहीं थी, उसी प्रकार से यह अननोन डिजीज एक्स के सामने, पैथोजन एक्स के सामने लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। जिस प्रकार से कोविड-19 के समय पर हमने वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनिटी प्राप्त की थी, उसी प्रकार से अगर डिजीज एक्स नाम से कोई पेंडेमिक फैलता है तो इन फ्यूचर हम वैक्सीनेशन के थ्रू या फिर हर्ड इम्यूनिटी यानी कि एक व्यक्ति में से दूसरे में, दूसरे व्यक्ति में से तीसरे में जो इम्यूनिटी प्राप्त होगी, उससे हम हमारे शरीर के अंदर पर्टिकुलर डिजीज एक्स के सामने इम्यूनिटी डेवलप कर सकेंगे। तब तक हमारे पास इम्यूनिटी नहीं है, तो यह सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर हो गया। अगर इन फ्यूचर को पेंडेमिक फैलता है तो हमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। जो कुछ भी गवर्नमेंट बोल रही है, जो कुछ भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट दे रही है, उनका अच्छे से हमें उसको फॉलो करना है, उसका पालन करना है। दूसरा रिस्क फैक्टर है एयरबोर्न डिजीज। एयरबोर्न डिजीज का मतलब होता है कि ऐसा रोग जो हवा के माध्यम से फैल सकता है। जिस प्रकार से कोविड-19 एक व्यक्ति में से दूसरे व्यक्ति में रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन के थ्रू फैलता था, उसी प्रकार से अगर यह रोग कोई वायरस से फैलता होगा, कोई बैक्टीरिया से फैलता होगा, कोई फंगस से फैलता होगा, तो फिर रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन के थ्रू एक व्यक्ति में से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में, तीसरे में से चौथे में यह फैलेगा। इसलिए इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि जिस प्रकार के जो वायरसेस होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी डेंसिटी, उनका जो वजन होता है, कुछ हेवियर होते हैं, कुछ लाइटर होते हैं, तो इस प्रकार से वह फैलेगा। अगर उसके पार्टिकल्स बहुत ही लाइटर हुए, जो अगर शायद हवा की जो भी डेंसिटी, उससे भी उसकी डेंसिटी कम हुई, तो फिर दूर दराज तक फैल सकते हैं। अगर उसके पार्टिकल्स हेवी हुए तो फिर वह कुछ दूरी तक ही फैल सकते हैं। तो हालांकि यह रोग एयरबोर्न हो सकता है, तो एयरबोर्न डिजीज यानी कि हवा के माध्यम से फैलने वाला रोग है, तो यह भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर हो गया। तीसरा रिस्क फैक्टर है साइलेंट डिजीज। साइलेंट डिजीज का मतलब है कि वह पर्टिकुलर रोग हो जाने के बाद तुरंत ही आपको सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे। 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, कुछ समय के बाद सिम्टम्स दिखाई देंगे। अगर डायबिटीज की बात करें तो कोई व्यक्ति को डायबिटीज है तो उस व्यक्ति को देखकर आपको पता नहीं चलेगा, उस व्यक्ति के शरीर में सामने से कोई से सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे कि आपको पता चल पाएगा कि उस व्यक्ति को डायबिटीज है। अगर वह व्यक्ति HbA1c टेस्ट करवाता है, फास्टिंग ग्लूकोज करवाता है, खाना खाने के 1 घंटे 2 घंटे के बाद ग्लूकोज टेस्ट करवाता है, तो पता चलेगा। जब तक वह रोग चरम सीमा पर नहीं आ जाता तब तक शायद सिम्टम्स ही दिखाई ना दे या फिर सिम्टम्स ही अननोन हो जाए। जिस प्रकार से कोविड-19 में हुआ था कि कोविड-19 का इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को लगा तो उसके 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद सिम्टम्स दिखाई देंगे। तब तक न जाने वह व्यक्ति कितने सारे लोगों के संपर्क में आ चुका होगा और कितने सारे लोगों को अपना डिजीज, जो अपने शरीर के अंदर जो वायरस है उसे ट्रांसमिट कर दिया होगा। क्योंकि वायरस शरीर के अंदर जाने के तुरंत बाद ही रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8।
लेकिन उसके सिम्टम्स 1-2 दिन के बाद दिखाई देते हैं। वैसा ही कुछ डिजीज एक्स के साथ भी हो सकता है कि अगर यह रोग किसी वायरस के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, फंगस के थ्रू फैलेगा, अगर यह ट्रांसमिट होगा एयरबोर्न, मतलब कि हवा के जरिए या फिर रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन के थ्रू, अगर इस डिजीज में सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे तो फिर व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा, तो यह भी एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाएगा। चौथा रिस्क फैक्टर है नो ट्रीटमेंट नो मेडिसिन। स्वाभाविक है कि अभी तक डिजीज एक्स के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, पैथोजन एक्स के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उसके सामने कोई ट्रीटमेंट ला पाना, कोई मेडिसिन ला पाना शायद नामुमकिन हो जाए अभी के लिए। जिस प्रकार से कोविड-19 में हुआ था कि जब तक उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट सामने आती, उससे रिलेटेड मेडिसिन मार्केट में आती है, तब तक तो यह रोग फैल चुका था और गवर्नमेंट ने इमरजेंसी अप्रूवल देकर कुछ मेडिसिन को अवेलेबल किया था जिससे हो सके उतना रोग से कम नुकसान हो। इसी प्रकार से अगर कोई ऐसा पेंडेमिक डिजीज एक्स के नाम से फैलता है तो अभी हमारे पास उससे सामने लड़ने के लिए कोई ट्रीटमेंट या फिर मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो यह भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर हो गया। पांचवा रिस्क फैक्टर है पॉपुलेशन। जिस प्रकार से कोविड-19 के समय पर जो देश ज्यादा पॉपुलेशन वाले थे, जैसे कि इंडिया, चाइना, अमेरिका, वहां पर सबसे ज्यादा यह डिजीज फैला था, कोविड-19 फैला था। उसी प्रकार से यह रोग अगर रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन के थ्रू फैलता है, अगर वायरस के थ्रू फैलता है, बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है, फंगस के थ्रू फैलता है, एक व्यक्ति में से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में फैलता है, तो फिर जिस देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी, खास करके ऐसे देश जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ही ज्यादा है, कुछ एरिया ऐसे, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में खास करके ओल्ड दिल्ली, जहां पर पॉपुलेशन तो ज्यादा है ही, साथ ही साथ उसकी जो भी डेंसिटी है वो भी ज्यादा है, तो इस प्रकार के एरिया जो भी होते हैं वहां पर यह डिजीज फैलने की ज्यादा संभावनाएं होती है, तो पॉपुलेशन भी सबसे बड़ा एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। छठा रिस्क फैक्टर है पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं है, एक बेसिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो ही अवेलेबल नहीं है। अगर इस प्रकार के देश के अंदर अगर पेंडेमिक होता है तो फिर उसे रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के जो भी बड़े बड़े शहर है वहां पर तो अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन कुछ टाउन ऐसे है, कुछ छोटे शहर ऐसे है, कुछ गांव, कुछ कस्बे ऐसे है जहां पर बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज ही नहीं है। अगर पेंडेमिक होता है, वहां पर कम्युनिटी में अगर कोई रोग स्प्रेड होता है, इस प्रकार का जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है वह स्प्रेड होता है कम्युनिटी में, तो फिर उसे रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी भी बहुत ही बड़ा एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। सातवां महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है पुअर वैक्सीनेशन। पूरा विश्व जानता है कि कोविड-19 के समय पर भारत ने ऐतिहासिक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई थी, करोड़ों लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई थी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई थी ताकि कोविड-19 के वायरस, कोरोना वायरस के सामने लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो सके, जिसका रिजल्ट भी बहुत ही पॉजिटिव आया था और हमने कोविड-19 पर काबू ला दिया। इस प्रकार से अगर इन फ्यूचर डिजीज एक्स के नाम से कोई पेंडेमिक फैलता है तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हमारे पास इम्यूनिटी नहीं है, तो वैक्सीनेशन के थ्रू ही हमें इम्यूनिटी मिलेगी। अगर अच्छे से वैक्सीनेशन होता है तो कोई भी पेंडेमिक है उस पर हम काबू ला सकेंगे। लेकिन जैसे कि कोविड-19 के समय पर कुछ देशों में बहुत ही खराब तरीके से वैक्सीनेशन हुआ था, ना के बराबर वैक्सीनेशन हुआ था, क्योंकि वहां पर बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था, वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं थी। तो उस प्रकार के देश में अगर कोई पेंडेमिक फैलता है तो उसे रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पुअर वैक्सीनेशन भी एक महत्वपूर्ण और बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है। तो यह थे 7 पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स डिजीज एक्स से रिलेटेड। अगर इन बातों का हम ध्यान रखेंगे, इन रिस्क फैक्टर्स को हम ध्यान में रखकर आगे चलेंगे, तो फिर अगर कोई पेंडेमिक फैलता है तो उसके सामने हम अच्छे से डटकर खड़े रह सकेंगे, उस पर हम अच्छे से कंट्रोल ला पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।